तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम रूल आंदोलन पर। इससे पहले हमने बात की थी बाल गंगाधर तिलक पर और लखनऊ समझौते पर। आधुनिक भारत का इतिहास देखते देखते हम 1916 तक पहुंच गए हैं। 1916 में ही होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था स्वराज्य एवं स्वशासन की प्राप्ति करना या उसकी स्थापना करना। 1916 में तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन अलग अलग प्रारंभ किया गया। अप्रैल 1916 में पहले तिलक ने होम रूल आंदोलन शुरू किया और ठीक उसके 5 महीने के बाद सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। उन्होंने इसका सचिव अरुणडेल को बनाया। अरुणडेल वही हैं जिनकी एक समिति बनाई गई थी 1906 में और उन्हीं के सुझाव के आधार पर 1912 में बंगाल का एकीकरण किया गया था। तिलक के होम रूल आंदोलन का क्षेत्र कर्नाटक, बरार और मुंबई को छोड़ करके संपूर्ण महाराष्ट्र था, जबकि एनी बेसेंट का क्षेत्र शेष भारत था। तिलक ने अपने पत्र मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में छपता था, तथा केसरी, जो कि मराठी भाषा में छपता था, इन दोनों पत्रों के माध्यम से होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ये जो दोनों पत्र हैं, मराठा और केसरी, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी तरह से एनी बेसेंट ने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार और प्रसार अपने 2 पत्र न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया। तिलक ने इसी आंदोलन में कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। होम रूल आंदोलन काफी लोकप्रिय हुआ। इस आंदोलन में कांग्रेस ने अपना सहयोग दिया, मुस्लिम लीग ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, लेकिन सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद भी उनके कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। अब सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 में की थी। अब क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे और यह आंदोलन तिलक ने शुरू किया था, इसलिए शायद वो इस आंदोलन में भाग नहीं लेना चाह रहे थे। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में हो चुकी थी। तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन कभी भी एक नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग चलते रहे। एनी बेसेंट ने एक बार कहा भी कि हमारे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते, उनके कुछ समर्थक हमें पसंद नहीं करते, किंतु हमारे बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। आंदोलन की लोकप्रियता को देख करके सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। तिलक ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें रिहा नहीं किया गया तो संपूर्ण देश में सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाएगा और बाद में फिर एनी बेसेंट को रिहा। अब अगस्त 1917 में अगस्त घोषणा की गई, या इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा भी कहते हैं। होम रूल आंदोलन का यह प्रभाव था कि तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड ने अगस्त 1917 में घोषणा की कि ब्रिटिश महारानी का उद्देश्य भारत में स्वशासन एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। इस घोषणा के पश्चात एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि इसमें उनके उद्देश्य की पूर्ति हो रही थी।
उस समय एनी बेसेंट की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अर्थात एनी बेसेंट पहली ऐसी महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। 1918 में वैलेंटाइन चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए वो लंदन चले गए। लंदन टाइम्स के संपादक वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को अशांति का जनक कहा था। अगस्त 1920 में तिलक की मृत्यु हो गई। अब हम बात कर लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919 की। अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के आधार पर भारत परिषद अधिनियम बनाया गया, तैयार किया गया, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के आधार पर ब्रिटिश संसद में 1919 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, जिसे डायरकी भी हम कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण विषय लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए आरक्षित किए गए और कुछ विषय मंत्रियों को दिए गए। उन्हें हस्तांतरित विषय कहते हैं। इसमें जो मंत्री थे वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि वो वायसराय के प्रति उत्तरदायी थे, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, जिस कारण से हम इसे एक उत्तरदायी शासन नहीं मान सकते। जबकि अगस्त घोषणा में भारत को एक उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1919 में केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के तहत अब 3% लोगों को मताधिकार दिया गया। ये जो मताधिकार था ये भारित प्रणाली पर आधारित था, यानी कि हर व्यक्ति का मत, हर व्यक्ति के मत की जो वैल्यू थी वो अलग अलग थी। भारत के लिए लंदन में एक उच्च आयुक्त की नियुक्ति की गई, जिसका वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाना था। भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया। इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि सांप्रदायिकता के आधार पर अब सिखों और ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। इससे पहले मुसलमानों को यहां दिया गया था। इस अधिनियम का मूल्यांकन 10 साल होने पर किया जाएगा। 1918 में कांग्रेस का विभाजन फिर से हो गया। इससे पहले सूरत फूट जब हुई थी 1907 में, तो कांग्रेस विभाजित हुई थी, जिसमें उदारवादी अलग हो गए, उग्रवादी अलग हो गए। हालांकि जब तिलक जेल से वापस आए, मांडले जेल से, तो फिर से उनके बीच समझौता हो गया था। अब कांग्रेस के एक उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस से अलग हो गए और कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अखिल भारतीय उदारवादी पार्टी की स्थापना की 1918 में। इसे कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हम कहते हैं। अब कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन यहां पर दिए जा रहे हैं। 1918 का अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ, हसन इमाम उसके अध्यक्ष बने। 1918 में ही एक और अधिवेशन हुआ दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे।
तो अब हम आ गए हैं 1919 तक, और 1915 में गांधी जी भारत आ गए हैं। तो अब आधुनिक भारत में हम गांधीवादी चरण को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।